वेलकम बैक है। हुकूमत को तकरीबन आधी मुद्दत हो गई है मुकम्मल किए हुए, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी सिचुएशन है, जो कंसर्न है हुकूमत के दूसरे कंसर्न्स के अलावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए कि उनकी अपनी टीम, उनकी जो सबसे क्लोजेस्ट टीम है उसके अंदर ही शगाफ हैं और उसके अंदर ही खलीजें हैं जो कि बढ़ती जा रही हैं। इसकी मिसालें मुसलसल सामने आती हैं, चाहे वो काबीना के अहम वज़रा के हवाले से हो या उनके आपसी ताल्लुकात के हवाले से। इससे पहले कई बार ये खबरें छप चुकी हैं कि जनाब चौधरी निसार अली खान के खुद वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं थे, और गो कि अब ये सूरत हाल बदल गई है, लेकिन ये खबरें इससे पहले होती रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी मुसलसल खबरें आती रही हैं कि उनके ताल्लुकात काबीना के वज़रा ख़ास तौर पर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मुनासिब ताल्लुकात नहीं हैं, और इसमें मज़ीद भी खबरें आई हैं। अब इसमें एक और पेशरफ्त हो गई है और ये बात एक बार फिर खुल के सामने आ गई है कि जनाब ख्वाजा आसिफ के बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्लानिंग कमीशन के हवाले से, जिसकी सरबराही जनाब एहसन इकबाल कर रहे हैं। एहसन इकबाल भी जनाब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को अब शिकायत है एहसन इकबाल साहब से, यानी कि इलेक्शन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इस सिलसिले में जनाब ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा एक तकरीब में खिताब भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लानिंग कमीशन, ये इदारा मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि प्लानिंग कमीशन जिसकी क़यादत जनाब एहसन इकबाल कर रहे हैं, इसको फौरी तौर पे तहलील कर देना चाहिए। इस इदारे की महारत मंसूबों को सुस्त करना है, नहीं करना भी नहीं बल्कि डीरेल करना है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह तक कहा कि अगर मुग़ल बादशाह शाहजहां के ज़माने में प्लानिंग कमीशन होता तो कभी भी ताज महल ना बन पाता। इसके अलावा इसी तकरीब में प्लानिंग कमीशन के हवाले से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब शाहिद खान अब्बासी ने भी ख्वाजा आसिफ की हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी समझी और कहा कि अगर मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटना है तो वो प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो जाना चाहिए। याद रहे कि प्लानिंग कमीशन के हेड जनाब एहसन इकबाल साहब हैं। ज़राए कहते हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और शाहिद खान अब्बासी की तनकीद का निशाना दरअसल प्लानिंग कमीशन नहीं है, बल्कि ऑब्वियसली जो शख्स इसको लीड कर रहा है। अब से थोड़ी देर कबल हमने जनाब एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू की और उनसे पूछा, उनके तासुरात पूछे। जनाब एहसन इकबाल ने बताया कि प्लानिंग कमीशन का काम मुल्क के मफाद और मुल्क के सरमाए को महफूज करना है। जनाब एहसन इकबाल का कहना था कि पिछले एक साल में प्लानिंग कमीशन ने मुख्तलिफ वजारतों के 450 अरब रुपए बचाए हैं और सिर्फ जामशोरो पावर प्रोजेक्ट में दुरुस्त अंदाजों से 70 अरब रुपए बचाए हैं। इसी वजह से वजारतों को प्लानिंग कमीशन से शिकायत रहती है। अगर एहसन इकबाल साहब के बयान को जरा गौर से देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि 450 अरब रुपए के अखराजात ज़्यादा लगाए गए थे जो प्लानिंग कमीशन ने बचाए। इस इल्ज़ाम के जवाब में जो जनाब एहसन इकबाल साहब बात कह रहे हैं, ये बड़ी गहरी बात है कि उनकी कोशिशों से, प्लानिंग कमीशन की कोशिशों से 450 अरब रुपए बचाए गए, यानी कि इन 450 अरब रुपए का ज़िया हो जाता, और इसी वजह से सख्त नाराज़ हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब शाहिद खान अब्बासी। यही सूरत हाल है। इसी हवाले से एक और बात अहम है, वज़ीर आज़म की क्लोजेस्ट टीम के अंदर उस वक्त भी दरार पड़ी जब नंदीपुर के हवाले से जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि वफाकी वज़ीर पानी और बिजली है और चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के जो इख्तलाफात थे वो खुल के सामने आ गए। जनाब शहबाज शरीफ एनर्जी के मामलात में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात है। ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये इख्तलाफात इससे पहले खुल के सामने नहीं आए थे, मगर नंदीपुर प्रोजेक्ट ने साजे की हांडी को चौराहे में फोड़ दिया। इसीलिए जनाब ख्वाजा आसिफ खुल के सामने आ गए। अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने 6 महीने का जो है वो किया, गलत किया, मैंने कोई बयान नहीं दिया, वो मियाँ नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया। पावर प्लांट होता है, सड़कें होती हैं, मेट्रो होता है, हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन की उसकी कंप्लीशन का एक पीरियड होता है। शहबाज शरीफ साहब चूके नहीं, अगले दिन ही बोले किसी और चैनल पे कल कि जी बिजली के मंसूबे लगाने और बात है, सड़कें बनाना और बात है। वाह 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 वाह, सड़कें बनाना भी और बात है। फिर वो मेरे एक बड़े मेरे महबूब भाई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मेट्रो बनाना ये भी और बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है। सड़कें बनाना और बात है, मेट्रो बनाना और बात है, और बिजली तो ये 6 महीने के में 100 मेगावाट किस तरह लग गया, धरनों के बावजूद भी। ये अब किस माई के लाल ने पहले इस मुल्क की तारीख में ये इस तरह का काम किया। जनाब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके इख्तलाफात कल नहीं हैं, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 22 अगस्त को ये बात शुरू हो गई थी, उस वक्त जब वज़ीर प्लानिंग और तरक्यात इस्लाहात
जनाब एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 2025 विजन पर जो एक सेमिनार उन्होंने किया था वजारत पानी और जो उनका प्रोजेक्ट है उस पर वजारत पानी और बिजली के अदम ताउन की शिकायत की, बाकायदा शिकायत की थी। जनाब एहसन इकबाल ने कहा था कि विजन 2025 पर मुल्क भर से सरकारी मंदूब इस्लामाबाद आए थे, लेकिन वजारत पानी और बिजली और NTDC जो कि इस मंसूबे के दो बड़े शराकतदार हैं, उनके एक नुमाइंदे ने भी, किसी नुमाइंदे ने भी इस 2025 के इजलास में शिरकत ही नहीं की। जनाब एहसन इकबाल ने वजारत पानी और बिजली और NTDC की जानिब से गैर हाज़िरी पर हिदायत जारी कर दी थी कि इस इजलास के तमाम अखराजात बशमूल इस्लामाबाद आने के सफरी अखराजात इन्हीं दोनों इदारों से वसूल किए जाएँ, और इसकी फिर उन्होंने बाकायदा शिकायत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से भी की थी। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के लिए ये यकीनी तौर पर बहुत अहम मौजू है। उनकी जो टीम है, उनकी जो काबीना के अराकीन हैं, क्लोजेस्ट लोग जो हैं, वो एक टीम की तरह से काम नहीं कर रहे, बल्कि बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते नज़र आते हैं, बल्कि एक दूसरे के इदारों को ख़त्म करने तक की बात कर चुके हैं। ये बात मीडिया में कई बार आ चुकी है और बाकायदा मुसलसल आती रहती है कि वफाकी वज़ीर पानी और बिजली और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान के ताल्लुकात भी मिसाली नहीं हैं, बल्कि कशीदा कहा जाए तो मौजू होगा। वज़ीर आज़म के लिए, उनकी काबीना के लिए यकीनी तौर पर यह सूरत हाल बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब इब्राहिम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब। ये हुकूमत एक टीम तो नहीं है, ये मुनक़सिम शख्सियात हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ चूकती नहीं है जाने से। जी बिल्कुल कामरान खान साहब, इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इस दौरे हुकूमत में एक ऐसी कैफियत का सामना है जहां वो एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। और ख़ास तौर पर हालिया दिनों में जब आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और वजारतों की नाअहली के मामला सामने आए हैं, तो अब ये इदारे और ये वजारतें दूसरी वजारतों और दूसरे इदारों पर इल्ज़ामात लगा कर उन पर तनकीद कर कर ख़ुद बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो प्लानिंग कमीशन पर शदीद तनकीद की वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने और वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उसकी बड़ी वजह और उसकी जो दिलचस्प वजूहात हैं उनमें से कुछ वजूहात मैं आपके सामने बयान करता हूँ। बेसिकली प्लानिंग कमीशन एक ऑडिटर और एक मॉनिटर इदारे के तौर पर काम करता है। जब वजारतें मुख्तलिफ मनसूबे बना के भेजती हैं प्लानिंग कमीशन को, तो उसकी एक लागत और एक PC1 बना के भेजती हैं और प्लानिंग कमीशन को बेसिकली उनको अप्रूव करना होता है। लेकिन इन वजारतों ने जो मनसूबे बना के भेजे उनकी लागत असल लागत से बहुत ज़्यादा थी। तो जब प्लानिंग कमीशन के जो टेक्निकल उन्होंने रिव्यू किया और फाइनेंशियल रिव्यू किया उनके माहिरीन ने इन मंसूबों का, तो उन्होंने बताया कि इनकी असल लागत तो जो आपने हमें लागत दिया उससे बहुत कम है। तो जैसे जाम शोर पावर प्रोजेक्ट पर कम से कम 67 अरब रुपए ज़्यादा तखमीना दिया गया था प्लानिंग कमीशन को, लेकिन प्लानिंग कमीशन के माहिरीन ने उसको रद्द करके 67 अरब रुपए उसकी कॉस्ट बचाई और कौमी खजाने से 67 अरब रुपए बचे। और गुज़िश्ता एक साल में इसी तरह 490 अरब रुपए के इजाफी तखमीने प्लानिंग कमीशन को भेजे गए थे। तो जाहिर है कि ये जो टेक्निकल रिव्यू होता है और जो फाइनेंशियल रिव्यू होता है, इसमें कुछ वक्त भी दरकार होता है। वजारतें ये चाहती हैं कि जैसे ही वो कोई मनसूबा भेजें, कोई PC1 भेजें और उसकी लागत का जो तखमीना भेजें वो फ़ौरन एज इट इज़ अप्रूव हो जाए। इस वजह से ख्वाजा आसिफ और वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी एहसन इकबाल पर बरहम है। बेसिकली प्लानिंग कमीशन पर तनकीद के बजाय उन्होंने एहसन इकबाल पर तनकीद की। एहसन इकबाल भी प्राइम मिनिस्टर के बड़े नज़दीकी साथी हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ खुद भी प्राइम मिनिस्टर के बड़े नज़दीकी साथी हैं। और अगर सियासी फ्रंट पर बात की जाए, सियासी धड़ाबंदी की बात की जाए PMLN के अंदर, तो इसमें एक बहुत अहम धड़ाबंदी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के दरमियान है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के इस मामले पर वज़ीर आज़म के साथ भी ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहे। उन्होंने कई अहम इजलासों में शिरकत नहीं की। जब चाइनीज़ प्रीमियर यहाँ पे आए थे तो उस वक्त भी चौधरी निसार ने मुनासिब नहीं समझा उन इजलासों में शिरकत करना। और चौधरी निसार को दो शिकायतें थी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से। एक तो चौधरी निसार को ये शिकायत थी कि उनके अख्तियारात में बराह रास्त मदाखलत की जा रही है, और दूसरी शिकायत उनको ये थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी मुखालिफ लॉबी है जिसको मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ लीड कर रहे हैं, चौधरी निसार को ये शिकायत थी कि प्राइम मिनिस्टर उन पर मुसलसल नवाज़शात कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस मामले से कुछ अर्सा तक लाताल्लुक़ रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक मखसूस स्टाइल है। जब उनका कोई करीबी साथी, खासतौर पर जैसे चौधरी निसार 3 अशरों से उनके करीबी रफीक हैं, जब उनसे दूर चले जाते हैं तो वो फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन उनको इररेलेवेंट करने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ ने
बीच में बहुत कोशिशें की बीच बचाव कराने की, क्योंकि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार दोनों एक दूसरे के बड़े करीब हैं, और चूँकि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो ये कुदरती हलीफ भी हैं चौधरी निसार और शहबाज शरीफ, तो उन्होंने भी बीच बचाव कराने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मामला है और इस प्रोग्राम में जारी रहेगा। आगे चल के भी लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं संगीन मामला कराची में, और वो है वो अगवा के केसेस जो कि रेंजर्स के एहलकारों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। इसकी तशहीर भी की गई है, ये मामला रुक नहीं रहा, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमने पिछले 2 प्रोग्राम में भी बताए। इसका मजीद जिक्र करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम में बताया कि बहुत संगीन मामला है वो इश्तहारात जो पाकिस्तान के बड़े अखबारात में पुलिस की जानिब से शाये किए गए, जिसमें रेंजर्स एहलकार पर इल्ज़ाम लगाया गया कि चंद गुमशुदा अफराद के हवाले से कि उन्हें मुबैना तौर पर नहीं बल्कि वाज़े तौर पर कहा गया कि रेंजर्स नामालूम रेंजर्स एहलकार उठा कर ले गए हैं। ये अखबारात में इश्तहारात छपे और उस हवाले से वो बस मुतल्लिका शिक भी छपी जो कि अगवा से ताल्लुक़ रखती है। बहुत अहम मामला ये है कि इनमें से 2 अफराद ऐसे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं वो उनकी शनाख्त कर चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान से अब से कई माह पहले रुजू कर चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा उनकी बरामदगी के हवाले से, और सामने ये बात आई कि अब पुलिस की जानिब से इश्तहारात शाया हुए हैं जिसमें कहा गया है कि इन लोगों को नामालूम रेंजर्स एहलकार उठा के ले गए हैं। ये सूरत हाल यकीनी तौर पर बहुत सीरियस है, इसके असरात अब रूनुमा हो रहे हैं। आज DG रेंजर्स जनाब मेजर जनरल बिलाल अकबर ने चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कायम अली शाह से एक मुलाकात की। तफसीली मुलाकात इसी पस मंज़र में है जो कि हालिया वाक़यात की सूरत में सामने आई है, जो कि जिसके असरात रूनुमा भी हो रहे हैं और आगे चल के भी रूनुमा होंगे। अहमियत की बात यह है कि इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ थानों में नामालूम रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ तकरीबन 3 दर्जन अगवा के मुकदमे दायर हो चुके हैं और इसी अंदाज के FIRs हैं जिसकी तशहीर बाकायदा अखबारात में की गई है। इस सिलसिले में अब उस कमेटी को मजीद तौसी दी गई है जो हुकूमत सिंध ने कायम की थी। अब उसमें एडिशनल IG जनाब मुश्ताक महर को भी शामिल कर लिया गया है। बहरहाल ये कमेटी है जो कि अपना काम कर रही है, लेकिन इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस खुद रेंजर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, बैनुल अक़वामी अदालतों में या बैनुल अक़वामी फोरम पे, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक एडवोकेट जनरल और मुमताज़ कानूनदान जनाब खालिद जावेद खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब। आप फरमाइएगा, ये पूरा मामला आपकी नॉलेज में है। ये 3 दर्जन FIRs हैं जो कि अगवा की नामालूम रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं, अखबारात में तशहीर हो चुकी है, बैनुल अक़वामी फोरम पे इनमें से चंद लोगों के नाम आ चुके हैं। ये कितना संजीदा, कितना सीरियस बात है ये इंतहाई संजीदा मामला है। गो के वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि सिस्टम में इतने फिल्टर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद ये मुमकिन कैसे हुआ कि ये खबर पब्लिश हो जाए। FIR काटना एक शिकायत कुनंदा की रिपोर्ट होती है, लेकिन ये जो इश्तहार छपे हैं ये एक पाकिस्तान की प्राइम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस, उसकी तरफ से है कि ये हो चुका है और इसकी वो तफ्तीश कर रहे हैं। सबसे परेशानी की बात यह है कि ये जो मटेरियल है वो सिर्फ रेंजर्स के खिलाफ नहीं है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक इशू खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं इसकी एक मिसाल दूं कि जेनीवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजलास होता है हर साल जेनीवा में। वहाँ न सिर्फ तमाम ममालिक बल्कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी शरीक होती हैं और हर साल कुछ लोकल और कुछ बैरूनी NGOs पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा करती हैं। और अब आप देखिए अगले इजलास के लिए आपने उनको मटेरियल फराहम कर दिया। ये कोई नहीं बताएगा कि तहकीकात के नतीजे में क्या आया, दिखाया ये जाएगा कि ये पाकिस्तान की पुलिस जो है ये उसके इश्तहार हैं। ये इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान की एक प्राइम जो लॉ इन्फोर्सिंग और स्टेट एजेंसी है रेंजर्स, वो किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, पाकिस्तान के इमेज को शदीद धचका पहुंचेगा। आपने बैनुल अक़वामी हवाले से बताया कि इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे। मुल्क की अदालतें भी तो पूछेंगी पुलिस से। जब आप कह रहे हैं कि नामालूम रेंजर्स एहलकार इस शख्स को अगवा करके ले गए हैं, आपने क्या तहकीकात की? आपने कितने रेंजर्स वालों को बुलाया, कितनों को शामिल तफ्तीश किया? ये भी तो होगा मामला।
جی بالکل، یہ عدالت یقیناً سوال کرے گی کہ جب اگر آپ کے دانست میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ نامعلوم رینجرز نے اغوا کیا ہے تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا، اور دو ایجنسیز جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے پچ کر دی گئی ہیں اس کے نتیجے میں. اور سب سے اس کا جو پریشان کن پہلو یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم آپریشن جو شہر میں چل رہا ہے وہ کتنا افیکٹ ہوا کہ پچھلے 24 گھنٹے سے رینجرز کی توجہ ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں کہ یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، اور جو ان کا اصل کام ہے اس سے توجہ ہٹ گئی، تو شاید دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ اس کا پرپس تو اچیو کر لیا گیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ فلٹرز کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ کیسے یہ ہو گیا، اور پھر اس کی نظیر بھی تو نہیں ملتی ہے کوئی اس قسم کی، کوئی اس کی پہلے نظیر بھی نہیں ملتی اس قسم کے واقعات میں؟ دیکھیں، نظیر نہ صرف اس واقعے کی نہیں ملتی، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ خبر چھپنے کے 10-12 گھنٹے تک کسی کو یہ اس کا احساس نہیں ہوا، اور ایک آپ کے پروگرام میں اس کو خبر کو نشر کیا گیا. اس کے بعد تمام ریاستی ادارے، جو حکومتی ادارے، پولیس، ان کو اچانک خیال آیا. اگر یہ سوچئے کہ یہ پروگرام نہ ہوتا تو یہ تو ایک کنفرم رپورٹ کے طور پہ پاکستان کے خلاف اسٹیبلش ہو جاتا کہ جی پاکستان کی پولیس نے اشتہار دے کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آ کے ہمیں اسسٹ کریں جو نامعلوم رینجرز اغوا کر کے لے گئے ہیں. تو نامعلوم رینجرز خود اٹسیلف اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے قومی سلامتی پہ، ہمارے قانونی سسٹم پہ، کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان صاحب. بتا رہے تھے کہ بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں وہ جو اشتہار چھپا ہوا جس کی کہ ہم نے سب سے پہلے اطلاع دی ہے. جیسے خالد جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بتائیے کہ اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے نہ کرتے تو اس کا کیا انجام ہوتا. ایک اور بہت اہم واقعہ ہے، سندھ حکومت خاص طور پر سندھ کے وزیر اعلیٰ میرٹ کے حوالے سے نہیں پہچانے جاتے، لیکن ایک پہچان ان کی سامنے آئی ہے، اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے. بڑی اچھی خبر ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کے حوالے سے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا تھا. وہ کمیٹی جس نے یہ شارٹ لسٹ کیے تھے کینڈیڈیٹ، اس نے بہت ہی اچھی ریپوٹیشن کے پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی کو وائس چانسلر ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی انہوں نے نامینیٹ کیا تھا. قانون کے حوالے سے یہ سمری منظوری کے لیے، رسمی منظوری کے لیے گورنر سندھ کے پاس گئی. وہاں سے ڈاکٹر سعید قریشی کا نام نکال کے گورنر سندھ کی جانب سے ڈاکٹر نوشاد شیخ کا نام اس فہرست میں شامل اس کا نام ڈاکٹر سعید قریشی کا نام نکال کے ڈاکٹر نوشاد شیخ کو وائس چانسلر ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی بنا دیا گیا تھا. آج سندھ ہائی کورٹ نے اس حکم کو معطل کر دیا، لیکن ڈاکٹر نوشاد شیخ کی اپوائنٹمنٹ پاکستان کے جو معتبر ڈاکٹرز ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، اس نے اس کو مسترد کیا تھا. ڈاکٹر سعید قریشی کے اپوائنٹمنٹ کو پسند کیا گیا تھا، اور مجموعی طور پہ سب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سعید قریشی ایماندار، بہت اچھی ریپوٹیشن کے پروفیسر ہیں. ان کو ڈاؤ میڈیکل کالج کا اگر وائس چانسلر بنایا گیا تھا، معاف کیجیے گا، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا گیا تھا. یہ موضوع قدم تھا، چیف منسٹر نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا، گورنر صاحب نے کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور یہ یقینی طور پہ ایک اچھی خبر ہے خود سید قائم علی شاہ کی اور سندھ حکومت کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.